नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बात करेंगे रामगढ़ विधानसभा सीट की। बिहार में जिन 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो रहे हैं, उनमें से रामगढ़ की सीट एक सुपर हॉट सीट, मामला त्रिकोणीय कह लीजिए, चौकोनीय कह लीजिए, और इसको लेकर चर्चा भी जरूरी है। इसको लेकर तमाम तरीके के सवाल हैं और रामगढ़ विधानसभा सीट के हर पहलू को हम छूने की कोशिश करेंगे। जानकारियां बहुत दिलचस्प हैं और बहुत सारी दिलचस्प जानकारियां हैं। रामगढ़ में बाजी कौन मार रहा है? आरजेडी के सुधाकर सिंह के जो भाई हैं, आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह के भाई अजीत सिंह, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह, बीएसपी भी फैक्टर है, और बीजेपी जिसके उम्मीदवार पिछली बार महज 2-2.5 हज़ार वोटों के अंतर से हारे थे, प्रशांत किशोर की चमक दमक कितनी है, इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे एडिटर सर श्रीकांत प्रत्युष सर हैं, जो रामगढ़ में भी कई बार लोगों का मन टटोल कर आए हैं। रामगढ़ के लोगों से भी ये समझने की कोशिश की है कि उनका मन मिजाज क्या कहता है, रामगढ़ के लोगों का मूड क्या है और रामगढ़ की हवा का रुख किस तरफ है। रामगढ़ में सर जो बात आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे, लेकिन कही जा रही है कि बीएसपी भी है लड़ाई में। रामगढ़ में प्रशांत किशोर की चमक दमक भी थोड़ी दिख रही है। बेलागंज और इमामगंज के बारे में तो आपने बताया है और लगातार बताया है, वहाँ से तो निराशा हाथ लगी है। सबसे पहला सवाल यही है कि रामगढ़ से कोई उम्मीद है क्या प्रशांत किशोर को, या यहाँ भी पॉलिटिकल फ्रेम से बाहर हो गए हैं, सीन से बाहर हो गए हैं? देखिए, जिस तरह की उम्मीद बेलागंज से है कि प्रशांत किशोर का उम्मीदवार अल्पसंख्यक वोट बैंक पे सदमारी कर लेगा, उसी तरह की उम्मीद वहाँ पर भी है कि प्रशांत किशोर का जन सुराज एनडीए के वोट बैंक में सदमारी करेगा। क्योंकि ब्राह्मण भूमिहार जो हैं, एनडीए के जो परंपरागत वोटर हैं, वो प्रशांत किशोर की तरफ जा सकते हैं, ब्राह्मण खास तौर पर। तो प्रशांत किशोर ब्राह्मण ही हैं और ये तो चिल्ला चिल्ला कर विपक्ष कहता रहा है, जगदानंद कहते रहे हैं, तो ब्राह्मण तो आरजेडी को वोट देगा नहीं इस बार, क्योंकि आप ब्राह्मण होने पर सवाल उठाया था। तो ब्राह्मण वैसे भी पूरी तरह से एनडीए के साथ रहता है, भूमिहार भी इस बार एनडीए के साथ दिख रहे हैं, लेकिन जन सुराज की वजह से असमंजस में है। तो ब्राह्मण का पूरा नहीं तो कम से कम 50-60% वोट प्रशांत किशोर के उम्मीदवार को मिल सकता है, भूमिहार का भी आधा वोट मिल सकता है। तो किसको नुकसान हो रहा है? एनडीए को हो रहा है। तो मुझे लगता है कि वहाँ लड़ाई में अब बीजेपी तीसरे नंबर पर दिखाई दे रही है। लड़ाई सीधे आरजेडी और बीएसपी के बीच हो गई है। वहाँ लगातार समीकरण बदल रहा है। पहले वहाँ प्रशांत किशोर नंबर 1 पर दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने कुशवाहा उम्मीदवार बनाया था। कुशवाहा की भी अच्छी खासी आबादी है वहाँ पर, और कुशवाहा तो अपने ही जाति के उम्मीदवार के पक्ष में गोलबंद होते रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भी दिखा दिया है और इस बार भी वो वोट दे रहे हैं जन सुराज को। लेकिन अल्पसंख्यक वोटर बहुत ज़्यादा नहीं है, यादव वोटर बहुत ज़्यादा नहीं है, और यादव वोट बैंक में हमेशा वहाँ सिंधमारी होती रही है। यादव कभी भी गुलबंद होकर रामगढ़ में आरजेडी के लिए वोट नहीं करते हैं, मुसलमान भले करते हैं। तो वहाँ जो उम्मीदवार है बीएसपी का, वो यादव समाज से आता है। आरजेडी के ही पूर्व नेता अंबिका यादव का भतीजा है, तो आरजेडी से तो 2 बार जीत चुके हैं अंबिका यादव चुनाव, और उनका भतीजा बीएसपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहा है। तो यादव वोट बैंक में ज़बरदस्त संधमारी दिख रही है। अब यादवों को लग रहा है कि नहीं भाई, यहाँ स्थानीय उम्मीदवार है, हमारी जाति का उम्मीदवार है, वही ठीक रहेगा। मुश्किल लड़ाई में अगर आरजेडी का आधार वोट बैंक खिसक रहा है, जो आप बता रहे हैं कि यादव वोट बैंक में संधमारी हो रही है, तो इसका तो साफ मतलब ये है कि आरजेडी के हाथ से गढ़ भी छिटक रहा है, रामगढ़ छिटक रहा है। केवल यादव ही नहीं, यादव तो बीएसपी के साथ जा ही रहा है, राजपूत समाज का एक बड़ा हिस्सा भी बीजेपी के साथ जा रहा है। वो नरेंद्र मोदी को देखकर वोट कर रहा है। वो स्थानीय मुद्दों को चुनाव में मुद्दा बना ही नहीं रहा है। तो वो कह रहा है कि पहले देश की सुरक्षा जरूरी है, फिर देखेंगे बिहार का और अपने क्षेत्र का। तो वहाँ राजपूत वोटर भी पूरी तरह से गोलबंद नहीं है रामगढ़ में आरजेडी के पक्ष में। और आपको पता ही है कि लोकसभा चुनाव में समीकरण कुछ और था। लोकसभा चुनाव में 9,928 वोटों से आरजेडी को रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बढ़त मिली थी, और उसी को आधार बनाकर जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं वो अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। लेकिन लोकसभा का चुनाव और विधानसभा के चुनाव में बहुत फर्क होता है। लोकसभा चुनाव में वहाँ से उम्मीदवार थे बीजेपी के मिथिलेश तिवारी, और बाहरी भीतरी का मुद्दा बन गया था।
तो वहाँ लोकसभा में राजपूत गोलबंद हो गए थे। फिर मिथिलेश तिवारी को ये कहना पड़ा था, हमारी भी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं बाहरी मैं नहीं हूँ भाई, बक्सर के ही निमेज गांव से मैं हूँ। ठीक है, सफाई दे, लेकिन ये मुद्दा बना था और राजपूत पूरी तरह से गोलबंद हो गए थे लोकसभा चुनाव में सुधाकर के पक्ष में। सुधाकर तो बड़े नेता हो गए हैं ना अब, केवल वो विधायक ही नहीं रहे, विधायक थे, लेकिन विधायक रहने के दौरान नीतीश सरकार में मंत्री रहने के दौरान जो उन्होंने विद्रोह का बिगुल फूका था, उससे वो नेता बन गए हैं बड़े। तो राजपूत समाज गुलबंद हो गया था, तो लोकसभा में तो फायदा मिला। विधानसभा में राजपूत की गुलबंदी आरजेडी के पक्ष में नहीं दिख रही है, तो बीजेपी की तरफ भी बहुत जाएंगे आरजेडी वाले। तो बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं प्रशांत किशोर, बीजेपी के साथ जा रहे हैं यादव भी जा रहे हैं बीजेपी के साथ कुछ, लेकिन सबसे ज़्यादा बीएसपी के साथ हैं यादव, मतलब आरजेडी से भी ज़्यादा बीएसपी के साथ यादव। बीएसपी तो आरजेडी का ही खेल खराब कर रही है, बीजेपी की मदद ही कर रही है। हाँ, तो आरजेडी को एक तो राजपूत नुकसान पहुंचा रहे हैं, यादव नुकसान पहुंचा रहे हैं, और प्रशांत किशोर बीजेपी का भी खेल बिगाड़ रहे हैं ना भाई। ब्राह्मण उनके साथ जा रहे हैं, कुशवाहा उनके साथ जा रहे हैं, तो कुशवाहा तो पारंपरिक वोटर रहा है बीजेपी का, भले लोकसभा चुनाव में उसने ठेंगा दिखा दिया, आरजेडी के पक्ष में कर दिया वोट। तो इस बार बीएसपी के साथ कुशवाहा जा रहा है, यादव समाज का बड़ा हिस्सा जा रहा है, और अल्पसंख्यक समुदाय के वोट बैंक में भी सेंधमारी दिख रही है। तो आरजेडी और बीएसपी के बीच लड़ाई हो गई है। बीजेपी मेरे हिसाब से, मेरे रैंडम सर्वे के अनुसार तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर बीएसपी दिखाई दे रही है, ये भी जान लीजिए। और बीएसपी जीत जाए तो हैरानी नहीं होगी। नहीं, बीएसपी वहाँ से चुनाव कभी जीती नहीं है, उसका वोट उतना ही है जितना आता रहता है। देखिए, आप कह रहे हैं पहले नंबर पर है, तो अगर जीत जाए तो भी हैरानी नहीं होगी, इसलिए कि पिछले चुनाव में बीएसपी का जो उम्मीदवार था महज 189 वोटों से ही हारा था। हम चर्चा करते हैं कि बीजेपी 2500 वोटों से हार गई थी, हम बीएसपी को भूल जाते हैं जो 189 वोट से ही हारी थी। और इस बार उम्मीदवार तगड़ा है, यादव वोट बैंक में सिंधमारी है ज़बरदस्त, मुस्लिम भी देते हैं बीएसपी को वोट, और उनको लगेगा कि आरजेडी नहीं जीतेगी, बीजेपी जीत जाएगी, तो क्या करेंगे मुस्लिम, वो गोलबंद हो जाएंगे बीएसपी के पक्ष में बीजेपी को हराने के लिए। तो वहाँ का समीकरण बिल्कुल बदल गया है। देखिए, लोकसभा चुनाव में आरजेडी को 65,605 वोट मिले थे, बीएसपी को 55,879 वोट मिले थे। कितना अंतर है, 5,000 का फर्क है। और ये बीजेपी को मिले थे 55,677 और बीएसपी को मिले थे 35,668। तो लोकसभा चुनाव में तो बीएसपी को केवल हरिजन का ही वोट मिला था, दूसरी जातियों का नहीं मिला था। अब मिलेगा भी कैसे, लोकसभा का चुनाव था, वहाँ मुद्दा ही अलग था। लेकिन इस बार यादव भी वोट दे रहे हैं, अल्पसंख्यक भी टूट रहे हैं, और मुझे लगता है कि लड़ाई बीजेपी के बीच नहीं है, आरजेडी के बीच। वहाँ लड़ाई आज की तारीख में आरजेडी और बीएसपी के बीच है, और बीएसपी बाजी मार सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बीएसपी का पलड़ा भारी है, तो बड़ा दिलचस्प गणित हो गया है, बड़ा दिलचस्प समीकरण हो गया है रामगढ़ का। हालांकि नतीजे 23 नवंबर को आएंगे, और जिस हिसाब से सर बता रहे हैं, जितनी जानकारी सर ने बहुत बारीकी से दी है, तो जब 23 नवंबर को नतीजे आ रहे होंगे तो 2020 का पॉलिटिकल मैच, 2020 जैसा पॉलिटिकल मैच देखने को मिलेगा, 2020 जैसा हिसाब किताब देखने को मिलेगा। कुछ भी हो सकता है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।